I V M. Hi, everybody. Just wanted to ask everyone for a quick favor. We're running a brand survey right now and would really appreciate it if you could let us know what you think about the advertising on IVM. Go to ivmpodcast.com/survey and do let us know. As part of this, we'll be selecting 10 random participants and sending them some IVM swag, so do fill out those surveys. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका क्योंकि इस पॉडकास्ट का नाम है आपका पैसा वैसा। सवाल आपके जवाब हमारे। मैं हूं आपका होस्ट अनुपम गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत एक्साइटिंग एरिया की जो पिछले 2-3 सालों में काफी इंक्रीज हुआ है लोगों के इंटरेस्ट में। वो है पैसिव इन्वेस्टिंग। मेरे आज के एपिसोड के मेहमान है प्रतीक ओसवाल, हेड पैसिव फंड्स, मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट। प्रतीक, स्वागत है आपका हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद। नमस्ते अनुपम एंड थैंक यू अनुपम मुझे यहाँ बुलाने के लिए। वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। आपने तो काफी कुछ किया भी है पैसिव इन्वेस्टिंग में प्रतीक। आपने डिस्कॉर्ड एएमए किए, फिर हमने इंग्लिश पैसे वैसे में कितने एपिसोड्स किए, साथ में क्लब हाउस रूम भी किया है। तो दोस्तों, प्रतीक इज द हेड ऑफ पैसिव फंड्स एट मोतीलाल ओसवाल। और मोतीलाल ओसवाल का जो एक्चुअली प्रतीक एक डिस्क्रिप्शन देंगे कि मोतीलाल ओसवाल के पास पैसिव फंड में क्या क्या है अभी। हाँ जी बिल्कुल। तो नमस्ते दर्शकों, मैं एक्चुअली मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का जो पैसिव फंड्स डिवीजन है उसको मैं हेड करता हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमारा जो पैसिव फंड्स का बिजनेस है ऑलमोस्ट 10 साल पुराना है। हमने इंडिया का आई थिंक 3 या 4 पहले जो ETFs थे वो हमने लॉन्च किए थे करीबन 10 साल पहले। और लास्ट 1.5 सालों में हमने बहुत सारे फंड लॉन्च किए हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक 9 से 10 फंड लॉन्च किए हैं। और अभी हमारा जो म्यूचुअल फंड है, हमारे पास म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड्स है मोस्ट कैटेगरीज में। तो लार्ज कैप में हमारे 3 म्यूचुअल फंड है, मिड कैप में है, स्मॉल कैप में है, इंटरनेशनल कैटेगरी में हम अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और फिर डेट कैटेगरी में भी हम हमारे म्यूचुअल फंड है। तो बहुत सारे जो कैटेगरीज होते हैं जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है, वो सभी कैटेगरी में हमारे इंडेक्स फंड्स आज मौजूद है। क्या बात है, चलो बढ़िया। तो आपसे मतलब बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये आज का एपिसोड। तो प्रतीक, पहला सवाल एकदम बेसिक हमारे लिसनर्स को तो पता ही है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, लेकिन पैसिव इन्वेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, ओके, कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट्स हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो पैसिव इन्वेस्टिंग होता क्या है? हाँ जी, तो अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हो तो इंडिया में और ग्लोबली में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इक्विटी में, तो 2 टाइप के आपके फंड होते हैं और स्टाइल होते हैं। एक होता है एक्टिव इन्वेस्टिंग और दूसरा होता है पैसिव इन्वेस्टिंग में। एक्टिव इन्वेस्ट में क्या होता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो आपका जो पैसा होता है वो फंड मैनेजर के मुताबिक वही स्टॉक में उनका इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर आप कोई भी एक्टिवली मैनेज फंड में आप इन्वेस्ट करते हो और उसमें एक फंड मैनेजर होता है, तो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि अगर आज मुझे रिलायंस खरीदना हो या TCS खरीदना हो या फिर कोई और स्टॉक खरीदना हो। पैसिव इन्वेस्ट में क्या होता है, ये फंड मैनेजर की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। अगर आप देखते हो पैसिव फंड्स में, तो आपने सुना होगा निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में। तो ये सभी इंडेक्स होते हैं। तो अगर आप निफ्टी इंडेक्स फंड में आप पैसा डालते हो या फिर सेंसेक्स इंडेक्स फंड में आप पैसा डालते हो, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो निफ्टी के स्टॉक्स और उसका प्रोपोर्शन का जो होल्डिंग है उसके मुताबिक वो इन्वेस्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी में रिलायंस का 8% होल्डिंग है, तो आपका भी पैसा उसके मुताबिक इन्वेस्ट होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो रिटर्न्स है ये फंड्स में, वो ये इंडेक्स के मुताबिक ट्रैक होते हैं। तो अगर निफ्टी या सेंसेक्स ऊपर जाता है 10%, तो आपका ये जो निफ्टी इंडेक्स फंड में आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट किया है वो भी आपका सेम ही 10% के बराबर आपको रिटर्न मिलेगा। तो बहुत ही ईजी सा इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे आपको अंडर परफॉर्मेंस या पुअर परफॉर्मेंस का आपको मतलब कभी सोचना नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखते हो लास्ट 20-25 सालों में तो रिटर्न्स जो आपने देखे हैं निफ्टी या सेंसेक्स या जो भी बहुत सारे दूसरे पैसिव फंड्स है वो बहुत ही अच्छे हैं। तो उसके मुताबिक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्या बात है। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, जैसा निफ्टी इंडेक्स है वैसा निफ्टी इंडेक्स फंड है, और जो एक्टिव इन्वेस्टिंग है उसमें फंड मैनेजर अपने हिसाब से शेयर खरीदता बेचता है। तो प्रतीक, मुझे ये जानना था कि ये जो पैसिव फंड होते हैं और नॉर्मल म्यूचुअल फंड का तो आपने एक डिफरेंस बता दिया। तो अभी एक डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि कौन कौन से पैसिव फंड्स है फिलहाल, फॉर हाँ जी। एग्जांपल, क्योंकि हमारे लिसनर्स को तो निफ्टी और सेंसेक्स तो काफी ऑब्वियस है। तो निफ्टी और सेंसेक्स के इंडेक्स फंड होंगे, शायद ETF भी होंगे। और दोस्तों, हम इंडेक्स फंड और ETF का फर्क का सवाल इसके बाद भी पूछने वाले हैं, लेकिन आपको एक आइडिया देना चाहता हूं मैं कि कौन कौन से इंडेक्स के फंड्स हैं, वो भी मोतीलाल ओसवाल के पास। बताइए। हाँ जी, तो बहुत सारे दर्शकों को पता होगा कि निफ्टी इंडेक्स फंड या सेंसेक्स इंडेक्स फंड बहुत ही मशहूर है। लेकिन उसके अलावे बहुत सारे दूसरे भी आप पैसिव फंड्स या फिर इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो।
अगर आज आप देखते हो इंडिया में बहुत सारे इंडेक्स फंड्स है, आपको लार्ज कैप, सो निफ्टी या सेंसेक्स लार्ज कैप कैटेगरी में आता है, जो बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन आपको मिड कैप या स्मॉल कैप या फिर कमोडिटीज, आपको गोल्ड गोल्ड का भी इंडेक्स फंड आप आज खरीद सकते हो। और उसके अलावा आपको इंटरनेशनल ऑप्शन भी आज बहुत सारे आ गए। अगर आपको इंटरनेशनल स्टॉक्स में आपको पैसा डालना हो, अगर आपको एप्पल, गूगल, नेटफ्लिक्स ऐसे ऐसे टाइप की कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना हो, तो उसके लिए भी बहुत सारे इंडेक्सेस अवेलेबल है इंडिया में। तो अगर आप देखते हो, बहुत सारे लोग निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन दूसरे भी बहुत सारे ऑप्शंस है, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, मल्टी कैप में, सेक्टर में। आपके बहुत सारे सेक्टर भी के लिए ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड भी बहुत ही फेमस हो गए। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना हो या फिर आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना हो, फार्मा इन्वेस्ट हो, तो उनके भी आपके इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स या फिर पैसिव फंड्स आप खरीद सकते हो। परफेक्ट। अब इंडेक्स फंड और ईटीएफ का फर्क प्रतीक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिसनर्स के लिए। वैसे तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि दोनों के जो बोलते हैं अंडरलाइंग जो इंडिसेस हैं वो तो सेम ही है, लेकिन ईटीएफ और इंडेक्स फंड में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ जी, तो ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड दोनों पैसिव। सो अगर आप देखते हो, पैसिव फंड्स में दो तरीके आपको इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं। एक होता है इंडेक्स फंड और दूसरा है ईटीएफ। और जो अनुपम जी ने बोला है कि इसका जो अंडरलाइंग स्टॉक्स है वो एकदम बराबर, एकदम वैसे के वैसी है। तो आपका जो स्टॉक्स सिलेक्शन जो होता है दोनों इंस्ट्रूमेंट में, वो सभी सेम ही होता है। ओनली आपका जो खरीदने का मेथोडोलॉजी है वो थोड़ा अलग है। इंडेक्स फंड होता है ये रेगुलर म्यूचुअल फंड, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो सेम का बहुत ही सिमिलर स्ट्रक्चर होता है इंडेक्स फंड में। तो वेरएज ईटीएफ में क्या होता है, ये जो फंड होता है वो एक्सचेंज पे आप खरीद सकते हो एक स्टॉक की तरह। तो अगर आप देखते हो, आज आपके पास डीमैट अकाउंट हो और आपको अगर रिलायंस खरीदना हो या फिर टीसीएस खरीदना हो, उसकी तरह आप एक निफ्टी ईटीएफ भी आप एक्सचेंज में खरीद सकते हो। तो वही एक डिफरेंस है। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड के बराबर है और ईटीएफ है एक स्टॉक के बराबर, लेकिन अंडरलाइन जो स्टॉक्स है वो एकदम बराबर, एकदम सिमिलर है। तो आपको दोस्तों, अगर आपको इसको एक और तरीके से समझना है तो प्रतीक, इंडेक्स फंड में आपको डीमैट की जरूरत नहीं है, लेकिन ईटीएफ में आपको डीमैट की जरूरत है, करेक्ट? हाँ जी, हाँ जी, एकदम। दूसरे डिफरेंसेस क्या है कि ईटीएफ्स के लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना होगा और उसको आपको एक्सचेंज से आपको खरीदना होगा। तो वेरएज म्यूचुअल फंड में आप डीमैट की ज़रूरत नहीं है। आप म्यूचुअल फंड वेबसाइट में जा सकते हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म से आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। तो ये भी थोड़ा एक डिफरेंस है इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स में। ऑल्सो ईटीएफ में क्या होता है, आपको प्राइस को देख के आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। कभी कभार क्या होता है ईटीएफ में कि अगर अंडरलाइंग जो ये स्टॉक्स है, अगर उसका वैल्यू होता है से 100 रुपीज़, तो कभी कभार आप देख सकते हो कि ईटीएफ का प्राइस थोड़ा 101 या 102 हो सकता है। तो इसलिए ईटीएफ को आपको थोड़ा देखकर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इंडेक्स फंड में तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड से खरीदते हो। चलो, अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है लोगों लिसनर्स के लिए, परफॉर्मेंस के बारे में बात करें। प्रतीक, मुझे पता है वो पैसिव फंड्स में तो एक्सपेंस कम होते हैं, जो फंड एक्सपेंस जो बोलते हैं कम होते हैं, तो टू दैट एक्सटेंट पैसिव फंड का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। तो एक एक्सपेंसेस पे और परफॉर्मेंस पे थोड़ी बातचीत। तो पहला आई थिंक एक्सपेंस पे बात कर सकते हैं और फिर परफॉर्मेंस पे। हाँ जी। तो अगर कोई भी अभी आज म्यूचुअल फंड खरीदता है, आपका जो म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए एक कॉस्ट रहता है जिसका नाम है टीईआर, टोटल एक्सपेंस रेशियो। और अगर आप देखते हो, एक बहुत ही क्वालिटी में, मतलब इंडेक्स फंड ईटीएफ बहुत ही पॉपुलर होता है, क्योंकि इसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो नॉर्मल जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड से बहुत ही कम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखते हो, अगर आपको एक निफ्टी या फिर सेंसेक्स इंडेक्स फंड खरीदना हो, तो उसका कॉस्ट मतलब 1/5 या 1/6 होता है एक रेगुलर म्यूचुअल फंड से खरीदना। तो आई थिंक कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखते हो, बहुत सारे लोगों को जब इंडेक्स फंड देखते हैं तो वो कॉस्ट के मुताबिक भी इन्वेस्ट ना करना चाहते हैं। वो कॉस्ट एस्पेक्ट है, लेकिन रिटर्न्स भी आप देखते हो, बहुत लोग बोलते हैं कि इंडेक्स फंड के रिटर्न के एक्टिवली मैनेज फंड के बराबर नहीं है। ये गलत बात है। आई थिंक परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आप देखते हो आज परफॉर्मेंस इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स फंड या फिर कोई भी एक्टिवली मैनेज फंड, परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट बराबर के जैसे ही है। इनफैक्ट अगर आप लार्ज कैप सेक्टर में देखते हो परफॉर्मेंस, तो आप देखोगे कि इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस एक्चुअली बहुत ही अच्छा रहा है लास्ट 10-15 सालों में। तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस मतलब बहुत ही अच्छा ही। और आपको जो कॉस्ट का जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ये आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आप आधा 0.5% या फिर 1% आप हर साल बचा रहे हो, 10-15 साल में वो 30-35% हो सकता है जो आपके परफॉर्मेंस से ऐड होगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये बहुत ही मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए।
ठीक है। दोस्तों, अगर आपको जो प्रतीक ने बोला, अगर पैसिव फंड्स और एक्टिव फंड्स के दोनों का कंपैरिजन करना है, जो प्रतीक बोले थे कि पैसिव लार्ज कैप में ज्यादा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, तो मेरा सजेशन है कि जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स इंडेक्स वर्सेस एक्टिव, स्पीवा बोलते हैं उसको, राइट प्रतीक? स्पीवा हाँ बोलते हैं। जी, स्पीवा रिपोर्ट। तो हाँ, बस स्पीवा, आप सिर्फ गूगल पे जाइए और स्पीवा रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए, और उसको आप अब जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रतीक क्या बोल रहे हैं कि इंडेक्स फंड लार्ज कैप कैटेगरी में पिछले 10-15 साल में एक्टिव फंड्स के रिटर्न्स को एक्चुअली बीट किया है। मतलब आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ऐसे शायद 4 या 5 या मतलब 10 से कम एक्टिव फंड्स होंगे, राइट प्रतीक, जो जिसने इंडेक्स को बीट किया है। हाँ, लार्ज कैप कैटेगरी में बहुत सारे कम फंड्स है जिसने इंडेक्स को बीट किया है लास्ट आई थिंक 5 से 7 सालों में। तो हाँ, लार्ज तो कैप वो कैटेगरी में बहुत सारे लोग अभी इंडेक्स में पैसा डाल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए फंड मैनेजर का काम वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, इसलिए इंडेक्स स्ट्रेटजी बहुत ही सेफ हो गया है। इसलिए आई थिंक लार्ज कैप कैटेगरी में बहुत सारे लोग अभी इंडेक्स को देख रहे हैं। तो आप इसके बारे में ज्यादा अपना वो स्पीवा रिपोर्ट डाउनलोड करके या पढ़ के आपको इसके बारे में मालूम होगा, या फिर हमने तो इंग्लिश पैसा पैसा पे एक घंटे का एपिसोड किया था बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव विद अनिल गिलानी ऑफ डीएसपी म्यूचुअल फंड। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे जरूरी सवाल प्रतीक, क्या मेरा पैसा पैसिव फंड्स में सुरक्षित रहेगा? तो ये बहुत ही मतलब अगर आप देखते हो इंडेक्स फंड और एक कोई भी जो म्यूचुअल फंड होता है वो इंडेक्स फंड के बराबर रहता है। तो आपका पैसा जब आप इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आप देखते हो तो कि परफॉर्मेंस जो होता है इक्विटी इंडाइसिस का या फिर कोई भी आप लॉन्ग टर्म इक्विटी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। आप शॉर्ट टर्म में लॉस भी हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो इक्विटीज़ बहुत ही अच्छा एसेट क्लास है। तो मेरे हिसाब से रिस्क वाइज इंडेक्स फंड और एक्टिवली मैनेज फंड या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड का रिस्क ऑलमोस्ट सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंडेक्स फंड में क्या है, ये रिस्क बहुत ही कंसिस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आज आप देखते हो कोई भी एक्टिवली मैनेज फंड या फिर जो फंड मैनेजर का फंड होता है वहाँ पे अगर आप लार्ज कैप फंड खरीद सकते हो, लेकिन उसका रिस्क हो सकता है स्मॉल कैप फंड का। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि फंड मैनेजर बहुत रिस्क ले रहा है, बहुत सारे मतलब अजीब कंपनीज वो मतलब खरीद सकता है, तो उसके हिसाब से रिस्क ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे इंडेक्स फंड में आप देखोगे कि लार्ज कैप का रिस्क स्मॉल कैप से कम रहेगा और मिड कैप से कम रहेगा। तो रिस्क बहुत ही कंसिस्टेंट है, इसके हिसाब से आई थिंक आपका कंसिस्टेंट रिस्क प्रोफाइल इंडेक्स फंड में रह सकता है। और एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडेक्स में कि अगर आप लॉन्ग टर्म देखते हो, मैं आपको एक इंडेक्स के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है S&P 500, जो विश्व का सबसे बहुत ही मशहूर इंडेक्स है, यूएस में इंडेक्स है। और ये इंडेक्स का पहला फंड लॉन्च हुआ था 50 साल पहले 1976 में। और 50 सालों में ये इंडेक्स आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडेक्स हो गया है। और इन्हीं 50 सालों में 80 to 90% ऑफ द फंड सब बंद हो गए हैं। पर अगर आप देखोगे इंडेक्स में, तो अगर आप एक निफ्टी 50 इंडेक्स खरीदते हो तो आप इंडिया के टॉप 50 कंपनीज खरीद रहे हो। और अगर आप सोचोगे 15 साल पहले इंडिया के टॉप 50 कंपनीज बहुत ही अलग थे और आज भी बहुत अलग है। तो अगर आप ये इंडेक्स फंड खरीदते हो तो अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो या फिर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो या फिर 50 साल के लिए इन्वेस्ट भी करते हो, आपका पोर्टफोलियो में हर टाइम इंडिया के टॉप 50 कंपनीज ही रहेंगे। तो ये अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो ये बहुत ही इफेक्टिव टूल है, क्योंकि आपको कभी परफॉर्मेंस का आपको कभी प्रेशर नहीं रहेगा। आपको ऐसा आपको लगेगा नहीं कि अरे मेरे फंड में अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स नहीं है। तो अगर आपको लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करना हो तो ये बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पे हर टाइम आपको पता होगा कि इंडिया के टॉप 50 कंपनियां ही रहेगी ये इंडेक्स। चलिए, एक स्पेसिफिक टर्म रहता है इसमें पैसिव फंड्स में, ट्रैकिंग एरर क्या होता है? हाँ हाँ जी, तो अगर आप देखोगे ये इंडेक्स फंड का काम होता है इंडेक्स को ट्रैक करना। अगर और बहुत सारे इंडेक्सेस है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, बहुत सारे इंडेक्सेस है, लेकिन इसका काम होता है इंडेक्स को ट्रैक करना। अगर आप निफ्टी का इंडेक्स फंड खरीद रहे हो और निफ्टी ऊपर गया 10% और आपका फंड सिर्फ 9.5% ऊपर गया, तो फिर आधा % का आपका ट्रैकिंग डिफरेंस आता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म देखते हो इंडेक्स फंड में तो आपका कभी परफेक्ट ट्रैक नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो आपका एक्सपेंस रेशियो रहता है, आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहता है और दूसरे भी बहुत सारे कॉस्ट रहते हैं। उसके हिसाब से आपका ऑलवेज इंडेक्स से थोड़ा कम परफॉर्मेंस आएगा हर साल। तो वो होता है ट्रैकिंग डिफरेंस। और जब भी इन्वेस्टर्स
इंडेक्स फंड खरीदते हैं या फिर ईटीएफ खरीदते हैं मार्केट में, तो इन्वेस्टर्स को ये ट्रैकिंग डिफरेंस को के मुताबिक इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो भी फंड है जिसका ट्रैकिंग डिफरेंस या ट्रैकिंग एरर सबसे कम है, वही बहुत ही एफिशिएंट, सबसे ज्यादा एफिशिएंट इंडेक्स फंड है, और वही उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अभी लास्ट 2-3 सवाल है प्रतीक। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या पैसिव फंड सही है? मोतीलाल ओसवाल का होता है, एक्विटी सही है, राइट? तो क्या पैसिव फंड सही है? मतलब आई थिंक द बिगर क्वेश्चन यहाँ पे जो है कि पैसिव फंड्स कौन से निवेशकों के लिए अच्छा है? हाँ, अच्छा, आप आपने तो म्यूचुअल फंड सही है क्या पैसिव फंड सही कर दिया है? नहीं, वो तो मेरे हिसाब एमसी से करते हैं, हाँ। आई थिंक मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड सही ही है। आई थिंक पैसिव फंड्स आल्सो सही है, मतलब बहुत ही इजी इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है लास्ट 1.5-2 सालों में, कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को के पास इक्विटीज तो है, लेकिन उनका एलोकेशन टू इक्विटीज बहुत ही कम है। और मैं बताना चाहूँ कि आज अगर आप देखते हो, आपका जो, अगर आप आपका पैसा एफडी में डालते हो, तो एफडी में आपको पोस्ट टैक्स मिलेगा 4.5%, और आज का इन्फ्लेशन है 6.5, ऑलमोस्ट 7%। तो जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में है, वो आपको स्लोली 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 आपको बहुत ही, मतलब आपका आपका पैसा इरोड हो रहा है, स्लोली स्लोली, और उसको इन्फ्लेशन टैक्स भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करें, और अगर ये पैसिव है या एक्टिव में, वो पता नहीं, वो आपके मुताबिक है। लेकिन पैसिव फंड में क्या है, बहुत ही सस्ता सुंदर टिकाऊ मेथड है, लो कॉस्ट है, लॉन्ग टर्म है, और परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको 5,000 फंड्स में से आपको चूज नहीं करना हो, तो इंडेक्स फंड ईटीएफ्स में बहुत ही सिंपल है। अगर आपको एक मिड कैप फंड खरीदना है, तो फिर आपके पास 40-50 ऑप्शंस है। लेकिन अगर आपको बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन चाहिए, तो मिड कैप इंडेक्स फंड आप खरीद सकते हो, और आपको और कुछ करना नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आई थिंक इक्विटी इन्वेस्टिंग इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, और इन्फ्लेशन बहुत ही बड़ा एनिमी है। और आई थिंक इक्विटी एक ऐसे क्लास है जो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इन्फ्लेशन को आप फाइट कर सकते हो। दोस्तों, तो अपने फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप इसके बारे में ज्यादा जान सकते हैं। अपने फाइनेंशियल प्लान में पैसिव फंड्स के लिए जगह अगर आप करना चाहते हैं, तो लाइक प्रतीक सेड, सिंपल ऑप्शन है, सस्ता ऑप्शन है, और आप कंसिडर कर सकते हैं। अगेन, डिपेंडिंग ऑन योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल। तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके फिर ये डिसीजन लीजिए। लास्ट दो सवाल प्रतीक, विदेश में निवेश, ये एक पिछले आई थिंक 1 साल से काफी बड़ा टॉपिक बन गया है। तो पैसिव इन्वेस्टिंग में क्या मैं विदेश में निवेश कर सकता हूँ, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग? हाँ जी, तो अगर आप देखते हो पैसिव फंड्स में, आप डोमेस्टिक भी खरीद सकते हो, एक्टिव फंड और पैसिव फंड में। लेकिन अभी क्या हो गया है, बहुत सारे लोग लास्ट 2 सालों में उनके विदेश में, स्पेसिफिकली यूएस में, उनको उनको इन्वेस्ट करने की ये जो ट्रेंड आ गया है, बहुत सारे लोग ने देखा है कि आज हम अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनीज के आसपास हम, मतलब हम बात कर रहे हैं, हम बहुत सारा कंजम्पशन कर रहे हैं, एप्पल, गूगल, नेटफ्लिक्स, तो और उनके भी, मतलब हमें स्टॉक खरीदने हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। मेरे हिसाब से हर इन्वेस्टर को मिनिमम, आई थिंक 20 से 25% का उनका जो इक्विटी पोर्टफोलियो है, वो इंडिया के बाहर होना चाहिए। और इसके लिए इंडेक्स फंड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। मैंने पहले बोला था कि अगर आपको यूएस में स्टॉक खरीदना हो, तो डायरेक्टली भी आप जा सकते हो, आप खरीद सकते हो। लेकिन आप म्यूचुअल फंड का भी आप रूट आप ले सकते हो, जो बहुत ही सिंपल है। आपको एक इंडेक्स फंड में आपको S&P 500 है, जो मैंने पहले बात किया था, जो बहुत ही मशहूर सबसे बड़ा फंड है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस जो इंडेक्स है यहाँ पे इंडिया में है, नैस्डैक 100, जो भी बहुत पॉपुलर है। तो आई थिंक दो ऑप्शंस है, अगर यूएस, अगर अगर इन्वेस्टर्स को विदेशों में इन्वेस्ट करना हो। लेकिन और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप विदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो फिर इंडेक्स फंड एक्चुअली सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर आप देखोगे यूएस में 55% सब जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं एक म्यूचुअल फंड में, वो सभी इंडेक्स फंड थ्रू होते हैं। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल सा डिसीजन भी होता है, और आप बहुत सारा फीस भी सेव कर रहे हो अगर आप इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल प्रतीक, ये भी काफी सिंपल सा सवाल है, और ये जानने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कि पैसिव फंड्स पे टैक्सेशन कैसा होता है। आई थिंक कैपिटल गेन्स टैक्स बेसिक, तो पैसिव फंड्स पे क्या ट्रीटमेंट होता है टैक्सेशन? हाँ जी, हाँ जी। तो पैसिव फंड्स का तो ये टैक्सेशन है, वो कोई भी दूसरे म्यूचुअल फंड या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड्स के बराबर ही है।
तो यहाँ पे दो टाइप के टैक्सेशन होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म और दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो फिर शॉर्ट टर्म होता है आपके स्लैब के मुताबिक आई थिंक करीबन 25 से 30%, और लॉन्ग टर्म होता है 10% कैपिटल गेन्स टैक्स। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करते हो इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो आपको कम से कम 3 से 5 साल के लिए आपका होराइजन होना चाहिए, और वहाँ पे आपका टैक्सेशन भी बहुत ही कम होता है। इंटरनेशनल फंड्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंटरनेशनल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो तो इवन दो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में खरीदते हो, लेकिन टैक्सेशन डेट म्यूचुअल फंड का लगता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप से S&P 500 इंडेक्स फंड या फिर नैस्डैक खरीदते हो तो वहाँ पे आपका डेट टैक्सेशन का होता है, जहाँ पे 3 सालों में आपको स्लैब के मुताबिक शॉर्ट टर्म में मिलता है, और 3 साल के बाद आपको इंडेक्सेशन का आपको बेनिफिट मिलता है, जहाँ पे आपका जो परचेज प्राइस है उसको आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर सकते हो, तो आपका टैक्स इक्विटी के मतलब पास हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, तो ये सब एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया। टैक्सेशन, परफॉर्मेंस, कॉस्ट, ट्रैकिंग एरर, इंडेक्स फंड वर्सेस ETF। अगर आपके पास और कोई सवाल है तो प्लीज मुझे भेजिए। या प्रतीक भी काफी एक्टिव है सोशल मीडिया पे। इनफैक्ट प्रतीक, आप मतलब कहाँ एक्टिव नहीं है? हम लोग ने तो क्लब हाउस पे रूम भी किया है। तो दोस्तों, अगर आपको प्रतीक से बात मतलब अगर रीच आउट करना डायरेक्टली, ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव गाय, तो बहुत काफी हेल्पफुल है। प्रतीक, कहाँ पे आपसे बात हुई? हाँ, मैं पैसिव इन्वेस्ट में बहुत एक्टिव हूँ। हाँ, तो मैं मतलब सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हूँ मैं एक्चुअली। अगर आपको मुझसे बात करना हो तो प्लीज़ रीच आउट टू मी। मैं ट्विटर में हूँ, लिंक्डइन पे हूँ, क्लब हाउस में भी मैं थोड़े सेशंस करता रहता हूँ। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो हमारे फंड्स के बारे में या फिर पैसिव फंड्स के बारे में, मेरा जॉब है एजुकेशन करना और कुछ है नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लोगों से बात करता रहता हूँ और उनको एजुकेशन करता रहता हूँ अबाउट, बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टिंग मतलब सिंपल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मतलब वो बिहेवियरल एस्पेक्ट वो समझ में वो थोड़ा टफ रहता है। तो मेरा जॉब होता है कि मैं बाहर जाऊँ, लोगों से बात करूँ। तो प्लीज़ रीच आउट टू मी, और मैं आपका पक्का उपाय वेरी नाइस रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे मेहमान, हमारे विशेषज्ञ प्रतीक ओसवाल, हेड पैसिव फंड, मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर आपको प्रतीक से बात करनी है तो लिंक्डइन, ट्विटर, आई डोंट नो, क्लब हाउस, जहां से भी आपको करना है, वो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है। और अगर आपको कोई भी सवाल है आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आप मोतीलाल ओसवाल का जो वेबसाइट है वहां भी एक बार उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इंडेक्स फंड में है, ETF में, उनके बारे में पढ़िए। उनका वेबसाइट भी काफी अच्छा है। लेकिन आज के लिए इतना ही। प्रतीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने। थैंक यू अनुपम, आपने इनवाइट मुझे भेजा, और पक्का मैं वापस भी आंसर करूंगा वेरी सून। थैंक यू सो मच। लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू अगेन ऑन द शो। आप और एक बार और एक एपिसोड करने के लिए मैं काफी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, धन्यवाद आपका ये पॉडकास्ट सुनने के लिए। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं मेरे ट्विटर अकाउंट पर। मेरा ट्विटर अकाउंट है B50, या फिर IVM के सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहां भी। और मेरा नाम है अनुपम गुप्ता। आपको मिलते हैं अगले एपिसोड ऑफ आपका पैसा वैसा। कृपया ध्यान रखें, इस शो में होने वाली सारी बातें केवल सूचना देने के लिए हैं। इन्हें किसी भी तरह की आर्थिक सलाह समझना गलत है। किसी भी निवेश से पहले अपने आर्थिक सलाहकार की मदद जरूर लें। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Speakeasy, get a glimpse into the startup world, uncover interesting revelations about gaming and healthcare with Vishal Gondal, founder and CEO of Goki, and also host of the Vishal Gondal podcast on the IVM Network. On Aapka Paisa Vaisa, Vikram Shah teaches us how to invest internationally. Aiming for a spot at the Oscars, musician Sahil Bhargav introduces us to his world of animated storytelling on storytellers and storysellers. On Postcards from Nowhere, Utsav has started a new series, The Kashmir Diaries. Here we meet the last rosewater maker of Srinagar. And on The Fighting Goat, the hosts estimate the amount of money spent overall in MMA sports. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any other show for that matter, please do tell a friend. That's really helpful for us. And finally, we'd like to thank the sponsors on the network this week: Siet Cred, Bank of Baroda, Intuit India, and CoinSwitch Kuber. We really do appreciate the support. Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market, and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working?
For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Dugirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders, and change makers from across business, media, marketing, and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcast from.